Hello everyone, welcome back. So electrostatics lecture series में till now we have studied till Gauss law और हमने डिटेल में पढ़ लिया था what is electric flux and Gauss law. Now today our main aim और main goal जो रहने वाला है that would be the applications of Gauss law. और applications of Gauss law आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है आपके पास. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड. तो एक रॉड ले लेते हैं. ठीक, कैसी है ये? यूनिफॉर्मली चार्ज एंड इन्फिनाइटली लॉन्ग, मतलब इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता है. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रॉड. तो इसे एनक्लोज करना है तो गॉसियन सरफेस किस प्रकार का होना चाहिए? अभी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि गॉसियन सिमेट्री तीन प्रकार की होती है, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल एंड पिल बॉक्स. तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी वाली सिमेट्री यूज करूं? सिलेंड्रिकल यूज करूं, पिल बॉक्स यूज करूं या स्फेरिकल यूज करूं? सोचो. मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगता है दैट इज सिलेंड्रिकल. तो क्या सिमेट्री यूज करनी चाहिए हमें? सिलेंड्रिकल. What is the statement of Gauss law? Phi total equals to Q enclosed by epsilon naught. अब अपनी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस में कितने सरफेसेस हैं इन टोटल? दिस इज सरफेस नंबर 1, ये जो सिलेंडर का टॉप सरफेस है. दिस इज सरफेस नंबर 2 जो कर्व सरफेस है, एंड दिस विल बी सरफेस नंबर 3 जो नीचे का बेस है. ठीक है, तो दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2 एंड दिस इज सरफेस नंबर 3. तो फाई टोटल कितना हो जाएगा? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? नाउ बात करें अगर एरिया वेक्टर्स की, तो आप मेरे को एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हो? सरफेस नंबर 1 के लिए एरिया वेक्टर क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल. मैंने पिछली क्लास में एरिया वेक्टर्स भी डिस्कस कर रखे. सरफेस नंबर 3 के लिए भी एरिया वेक्टर क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल. अब बात करें सरफेस नंबर 2 की, तो ये स्फेरिकल सरफेस है, कर्व सरफेस. ठीक है, इसके लिए एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल. तो अगर मैं यहां पर बनाऊं तो दिस विल बी आउटवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, नाउ फाई 1 की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा लेफ्ट और राइट में. तो फाई 1 कितना हो जाएगा? इंटीग्रल ई डॉट डी एस फ्रॉम सरफेस 1 प्लस ई डॉट डी एस फ्रॉम सरफेस 2 प्लस ई डॉट डी एस फ्रॉम सरफेस नंबर 3 इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब अगर सरफेस नंबर 1 की बात करूं तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है? 90 डिग्री. तो इसमें से कितना फ्लक्स पास होने वाला है? 0. सिमिलरली सरफेस नंबर 3 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है? 90 डिग्री. तो इसमें से भी कितना फ्लक्स पास होने वाला है? 0. तो बचा कौन सा? सरफेस नंबर 2. ठीक है, इसमें से निकालते हैं, दैट इज इंटीग्रल E dot dA is equals to Q enclosed upon epsilon naught. अब यहाँ एरिया वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? 0. एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में? 0 होगा. तो ये हो जाएगा E इंटीग्रेशन dA Q enclosed upon epsilon naught. That would be equal to E dA का इंटीग्रेशन, कर्व सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? लेट अस सपोज ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है इसका रेडियस कितना है? r. ठीक है, और लेंथ कितनी है? l. कितना मिलेगा? E डॉट 2 पाई r l इज इक्वल टू Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेट मी ऐड अ पेज. ठीक, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q बाय 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट. नाउ Q कितना दे सकते हैं? लैम्डा अपॉन, तो E की वैल्यू आ गई आपके पास Q बाय 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी? R कैप के अंदर. क्लियर? सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ
इन्फिनाइटली चार्ज लॉन्ग, इन्फिनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। क्लियर? चलिए अब सपोज करते हैं इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी लेते हैं, लैम्डा। एंड व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर इसे रिप्लेस कर दें तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन, दैट इज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ठीक, क्लियर? तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनाइटली चार्ज लॉन्ग रॉड। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखो हॉलो और सॉलिड दोनों का केस क्या है, सेम। किसके लिए? कंडक्टर के लिए, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर को आप जितना भी चार्ज दोगे वो सारा चार्ज कहाँ चले जाएगा, उठ के surface पे। It means for a conductor all the charge resides on the surface and if the charge resides on the surface, अंदर चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो चाहे फिर वो हॉलो हो या फिर सॉलिड, अगर आपने चार्ज दिया तो सरफेस पे पहुंच गया तो अंदर चार्ज कितना मिलेगा आपको, जीरो। ठीक है, तो इसके तीन केस बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 1 की, दैट इज आउटसाइड। केस नंबर 1, ठीक है, आउटसाइड। So suppose this is our charged sphere of radius r and इस पे चार्ज कितना है, प्लस q। नाउ अगर आउटसाइड निकालना है तो इसे एनक्लोज करता हुआ क्या बनाऊंगा मैं, एक गॉसियन सरफेस, सपोज जिसका रेडियस कितना है r, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ वी ऑल नो दैट क्लोज इंटीग्रल e डॉट ds इज इक्वल टू q एनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। अब बात करें E ds। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का होती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड्स, और एरिया वेक्टर भी क्या होगा इसके लिए, आउटवर्ड। स्फीयर के लिए एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। तो रेडियस बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच में कितना एंगल, cos 0 डिग्री, दैट इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ E बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ गया, cos 0 की वैल्यू 1, बचा क्या, ds इज इक्वल टू q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। E व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ds? ये छोटे छोटे एरियाज को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की नॉलेज आपको होगी, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। छोटा है बड़ा, छोटा वाला। आर कौन सा वाला लेना है, छोटा वाला, बिकॉज आप जो ये एरिया वेक्टर सरफेस एरिया लेते हो वो किसका लेते हो, गॉसियन स्फीयर का। ठीक है, तो E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q एनक्लोज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एंड Q एनक्लोज कितना था, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K कहते हैं, KQ बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गई, आर क्या, पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर, नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे, एट सरफेस। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यू नो दैट एट सरफेस स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाय, नाउ यू नो दैट के इज अ कांस्टेंट, क्यू इज अ कांस्टेंट एंड आर इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू सरफेस पे क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ बात करते हैं इनसाइड, काफी इंपॉर्टेंट। इनसाइड क्या होगा, तो गॉसियन स्फीयर लोगे दैट विल बी लेस देन द रेडियस ऑफ द शेल। ठीक है, सो सपोज दिस वाज आवर शेल of radius r. Now you have considered a Gaussian surface inside, और सरफेस कैसी लेनी है, स्फेरिकल, क्योंकि वो सिमेट्री बना रही है। लेट अस सपोज इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। अप्लाइंग गॉस लॉ, E डॉट ds किसके बराबर होता है, E डॉट ds, Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ मेरे को, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है भैया, व्हाट इज द चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, can you tell what is the charge inside this Gaussian surface?
कुछ है इसके अंदर? सारा चार्ज कहाँ पर है कंडक्टर के लिए? सरफेस पे। तो इनसाइड कितना चार्ज है? जीरो। अगर इनसाइड चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी होने वाली है? जीरो। तो दिस इज जीरो, दिस मीन्स E is zero. Now we will also plot a curve for E versus R. यहाँ पर E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक, तो बात करते हैं फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस। सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? जीरो। सडनली सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम। लेट अस सपोज इस मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू कितनी है? ये मैक्सिमम कितना है? के क्यू बाय, एंड आफ्टर सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, सेम रिजल्ट आपने देखा होगा, हमें मिलता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्योंकि आप बहुत दूर से किसी स्फेरिकल शेल को या कंडक्टर को देखोगे तो वो कैसा अपीयर होगा? जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, सो दिस विल बी द ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये ग्राफ पूछ लेता है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? जीरो। सरफेस पे हो गई मैक्सिमम, और सरफेस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिफरेंट केस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड बट नॉन कंडक्टिंग। अगर इसी जगह पर सॉलिड और कंडक्टिंग होता तो उस केस में क्या होता? सॉलिड और कंडक्टिंग होने की वजह से सारा चार्ज सरफेस पे चले जाता, एंड जो हमने प्रीवियस केस में क्वेश्चंस करे हैं, डेरिवेशन करी है, वही इसमें एप्लीकेबल हो जाती। बट यहाँ पर क्या है? सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, क्लियर? तो लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर, और इसमें चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर जगह एक समान चार्ज है, एक समान उसकी डेंसिटी है। लेट अस कंसिडर कि इस सरफेस का, इस सॉलिड कंडक्टर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का, स्फीयर का रेडियस कितना है? r। नाउ वही सेम केस, फर्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। तो इसे एनक्लोज करने के लिए कैसी सरफेस बनानी पड़ेगी? अगेन स्फेरिकल, एंड लेट अस सपोज उसका रेडियस कितना है? स्मॉल r। अप्लाइंग गॉस लॉ, E डॉट ds, इस पूरे स्फीयर पे सपोज चार्ज कितना है? प्लस q। इसके बराबर हो जाएगा q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट E ds। कितना होगा इस वाले स्फीयर के लिए? 4 पाई r स्क्वायर, और एंगल कितना है इनके बीच में? 0, इज इक्वल टू q बाय E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितनी हो गई? के क्यू बाय आर स्क्वायर, सेम एज अर्लियर। क्योंकि दूर से अगर आप देखोगे तो सॉलिड स्फीयर हो या फिर हॉलो स्फीयर हो, दोनों कैसे नजर आएंगे? पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं सरफेस की बात करूं तो यहां पर भी कोई ज्यादा बड़ा चेंज आने वाला नहीं है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर, विच इज अ कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। ये वैल्यू कांस्टेंट भी है और इसकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस में, जो है इनसाइड। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना इसे। तो भैया ये देखो, सेम स्फीयर अपना, रेडियस इसका r प्लस q चार्ज इस स्फीयर के हर कोने में, सेंटर में, हर जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कहीं पे ना डेंसिटी ज्यादा ना कम, हर जगह एक समान। ठीक है, कोशिश करिए मैंने बनाने की। नाउ अब कहां पर निकालना है अपन को? इनसाइड। इनसाइड पे क्या बनाते हैं? एक गॉसियन सरफेस, और सपोज इसका रेडियस कितना है? स्मॉल r। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, E डॉट ds किसके बराबर होता है? E डॉट ds q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समस्या वही है, वी हैव टू फाइंड आउट q एनक्लोज, कि कितना चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है। नाउ पूरे स्फीयर में कितना चार्ज है? q हमें इसके अंदर निकालना है। अब डेफिनेटली q से क्या होने वाला है? कम होने वाला है, क्योंकि ये वाला चार्ज है वो तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ ना, इसमें इतना ही इंक्लूड हुआ जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आया। तो लेट मे कॉल दिस चार्ज एज q डैश।
तो अपन को क्या मिला, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश बाय, इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर है, क्यू डैश। तो अब क्या करना है अपन को, क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल, देखो दो तरीके, या तो यूनिटरी मेथड से कर लो या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से कर लो। मैं दोनों तरीके से समझा देता हूँ। पहले हम बात करते हैं यूनिटरी मेथड की। यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग पूरे स्फीयर में जिसका वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यू, कितना चार्ज था टोटल, क्यू। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। ये वही बात हो गई कि 12 केले अगर 60 रुपए के, तो एक केला कितना का होगा, 60/12 दैट इज 5। ठीक है, तो 12 केले अगर 60 के, तो एक केला कितना होगा, 60/5। सिमिलरली अगर पूरे वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि ये पूरा स्क्वायर है, इसमें अगर क्यू चार्ज है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, हमें कितने वॉल्यूम में चाहिए, दैट इज हमें चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर एक केले का प्राइस 5 रुपए है, तो 5 किलो का प्राइस कितना होगा, 25। सिमिलरली अगर इसमें हमें चार्ज निकालना है जो कि क्यू डैश है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें चार्ज कितना है, क्यू डैश, और क्यू डैश की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4/3। 4/3 से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। देखो इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं आर की वैल्यू 0 रख दूं, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो चार्ज भी कितना मिलेगा वहां पर, 0, क्योंकि सेंटर पे कितना चार्ज होता है, टोटल 0। अगर मैं आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रख दूं, तो आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, आर क्यूब, दे विल कैंसल ईच अदर आउट। और क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू मतलब सरफेस पे सारा का सारा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा उसके अंदर। तो नेट चार्ज कितना होगा, जितना ओरिजिनल था। बात समझ में आ रही है। सेंटर में कितना चार्ज, 0। सेंटर से बाहर बढ़ती जाओगी तो चार्ज एनक्लोज इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब सरफेस पे सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, एनक्लोज, दैट इज मैक्सिमम। ये हम मास के लिए भी कह सकते हैं। जैसे अर्थ के सेंटर में चले जाओ, तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 0, क्योंकि वहां पर मास कितना हो जाएगा सेंटर में अर्थ के, 0। जैसे जैसे आप बाहर बढ़ोगे, आपके नीचे कुछ ना कुछ मास आएगा, और ज्यादा बढ़ोगे तो और मास आएगा, एंड मोर द मास मोर इज द ग्रेविटी। और जैसे आप सरफेस पे पहुंच जाओगे, अर्थ का जितना भी मास है, दैट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑन यू। ठीक है, तो आप पे मैक्सिमम ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दैट मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे, मैक्सिमम। ठीक, क्लियर। तो वंस वी हैव फाउंड आउट क्यू डैश, तो अपना काम बड़ा आसान हो गया। ठीक, after finding out q dash, we know that integral E dot ds was q dash by epsilon naught। E ds की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। कौन से वाले की लेनी है, गॉसियन सरफेस की। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा, q डैश की वैल्यू कितनी आई थी, क्यू आर क्यूब अपॉन, अब इसे इधर भेज देते हैं, ई कितना हो गया, क्यू आर स्क्वायर से एक एक कैंसिल हो जाएगा, दैट इज क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, दैट इज के क्यू आर अपॉन। So this is the electric field due to a solid non-conducting uniformly charged sphere inside। अब सेंटर पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। और सरफेस पे जाओगे तो आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, इसकी एक और फॉर्म होती है इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी कैसे लिखेंगे हम इसे, लेट अस सपोज इस स्फीयर की चार्ज डेंसिटी कितनी थी, रो, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ वी विल रिप्लेस क्यू बाय रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अपने को क्या मिलेगा, आर क्यूब से आर क्यूब
कैंसिल। ठीक है, ये हो गया रो इंटू 4πr/3 और के की वैल्यू कितनी होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। 4π से 4π कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट पिछला फॉर्मूला है उतना ही ये भी है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली। तो क्या वैल्यू है ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या पता चला कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कैसे? क्योंकि रो कांस्टेंट था, 3 भी कांस्टेंट था, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट था। ठीक, क्लियर? अच्छा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ भी प्लॉट करता हूँ। तो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब देखो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और इसका ग्राफ आपको बनाना आता ही होगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ मूव करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। एंड एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? KQ/R²। इनसाइड कितना है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड आउटसाइड E is inversely proportional to R²। So this is the curve for E versus R, जहां पर E क्या है? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, और R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो होप ये आपको क्लियर है दोनों केसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग थिन शीट। तो बनाते हैं, और ये शीट होनी कैसी चाहिए? सपोज दिस शीट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, और इस पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज फैला। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो, सपोज ये शीट है अपने पास, क्लियर? अब इस शीट पे क्या है? चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक, अब इस शीट की वजह से ऊपर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा और नीचे की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। और कैसी शीट है? एक तो कंडक्टिंग है और थिन, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा? ऊपर वाली सरफेस पे और नीचे वाली सरफेस पे। ठीक, क्लियर? समझ में आया इतना? अब अगर इसे एनक्लोज करना है, गॉस लॉ लगाना है, तो कौन सी सिमेट्री परफेक्ट रहेगी जो अभी तक आपने पढ़ी है? ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? पहली है स्फेरिकल सिमेट्री। क्या स्फेयर बना के हर जगह से सिमेट्रिक बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं। दूसरी है सिलेंड्रिकल सिमेट्री। हो सकता है कि अगर आप ऐसे सिलेंडर लगाओ तो बन जाए। सबसे बेटर और सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इसमें कौन सी सिमेट्री यूज कर सकते हो आप? पिल बॉक्स। मैंने आपको बताई थी ना, पिल बॉक्स। एक माचिस का बड़ा सा डब्बा लो और इसी क्या कर दो? एनक्लोज कर दो। उसकी थिकनेस क्या होगी? नेग्लिजिबल। कितने सरफेस होंगे उसके पास? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, तो कैसे सिमेट्री बनाना सबसे फायदेमंद रहेगा यहाँ पर? पिल बॉक्स सिमेट्री। ठीक, पेन कहाँ गया? एक मिनट है, मेरा पेन ही नहीं है। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। गॉट इट। ठीक, कैसे सिमेट्री बनाओ इसके अंदर? पिल बॉक्स सिमेट्री। कैसी होती है पिल बॉक्स सिमेट्री? कुछ ऐसे। ठीक है, ये तो ऊपर वाली सरफेस हो गई। एक सरफेस कौन सी होगी इसमें? नीचे वाली। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ, फिर आपको बड़ी इजीली समझ में आएगा।
ठीक है, तो ये इसने इसे एनक्लोज कर लिया देखो। तो ऐसे ही पेपर का पेज है और इसके ऊपर भी एक सरफेस है और एक नीचे भी सरफेस है। तो लेट अस कॉल दिस, मैं अलग अलग उससे बनाता हूँ। ये सरफेस ऊपर वाली है, टॉप वाली सरफेस 1, और ये सरफेस नीचे वाली है, सरफेस 2। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? आउटवर्ड्स। और सरफेस 1 के लिए एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा? आउटवर्ड्स। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो टोटल फ्लक्स इसके बराबर होता है phi 1 प्लस phi 2, दैट इज क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी सरफेसेस हैं यहाँ? दो। सरफेस ऊपर वाली सरफेस के लिए, अच्छा ऐसा देखो, ऐसा समझो, ऊपर वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का होगा बाहर, और यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी? बाहर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बना? 0 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ई ए कॉस 0। सरफेस नंबर 2 की बात करूं तो नीचे वाली सरफेस है, बिलो वाली सरफेस। बिलो वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? नीचे, और एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा? नीचे। अगेन दोनों के लिए कितना एंगल बना? ई ए कॉस 0। और क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा और एरिया भी सेम होगा। किसके बराबर? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ गया? 2 ई ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्यू बाय ए को क्या कहते हैं? सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या है? एन कैप। एन कैप का मतलब क्या है? ऊपर वाली सरफेस के लिए बाहर की तरफ, और नीचे वाली सरफेस के लिए नीचे की तरफ। ऊपर वाली सरफेस के लिए ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे वाली सरफेस के लिए नीचे की तरफ। ठीक है, so दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू are uniformly charged infinitely long thin conducting sheet। ठीक, तो कुछ पेज ऐड कर रहा हूं मैं इसमें। नाउ कुछ आपने नोटिस किया यहाँ पर? देखो सिग्मा कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। मतलब ये शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है इसकी वैल्यू भी क्या है? कांस्टेंट। ना तो आर पे डिपेंड कर रही है ना डी पे डिपेंड कर रही है। तो नोट करके लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long thin uniformly charged conducting sheet is independent of the distance from the ठीक। now last part, electric field due to a uniformly charged thick conducting infinite plane sheet। देखो अब इसमें कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, थिक शीट होगी तो इसमें कितने सरफेस होंगे? ऑब्वियसली दो, एक ऊपर वाला और एक इस शीट में कितने सरफेस हो गए? दो सरफेस हो गए। अब क्योंकि ये कंडक्टर है और तुम्हें कंडक्टर की प्रॉपर्टी पता है कि कंडक्टर में सारा चार्ज कहाँ पर रहता है? सरफेस पे। तो अगर मैं ऐसी थिक सी शीट लूँ कोई, ठीक है, अभी तो नहीं है, सपोज ऐसे थिक शीट ली मैंने, ज़्यादा बना दी, ठीक है, तो अब वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं होगा, सारा चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा? एक ऊपर वाली सरफेस पे और एक नीचे वाली सरफेस पे। तो इसमें तीन रीजन बनेंगे। कौन कौन से रीजन बनेंगे? सपोज दिस इज, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर वाली सरफेस पे कितना चार्ज हो गया? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसे मैं ना थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, तब तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक,
तो देखो एक सरफेस ये ऊपर वाली है और एक सरफेस पीछे वाली है। इस पे सपोज पॉजिटिव चार्ज, और पीछे वाली सरफेस पे भी क्या है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ई इनसाइड। ठीक है, तो इनसाइड कोई पॉइंट, अब मैं इसे ऐसे बना लेता हूं, देखो दो प्लेट्स की तरह। ठीक है, तो इनके इनसाइड अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, जब इस पे प्लस क्यू है और इस पे भी प्लस क्यू, तो कितना आएगा, देखो ये प्लस क्यू वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स, और वैल्यू कितनी है तुमने पढ़ी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लस क्यू वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन बाहर की तरफ, और वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक, क्लियर, देखो ऐसे बन जाएगी शीट। दिख रहे तुम्हें दो सरफेस, एक ये वाला एक ये वाला, दिस इज सरफेस वन, दिस इज सरफेस टू। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं पी पॉइंट पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सरफेस वन की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस टू की वजह से भी सिग्मा बाय, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं यहाँ क्यू पॉइंट पे निकालूं, तो सरफेस टू की वजह से कितनी होगी, और सरफेस वन की वजह से भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कंडक्टिंग शीट है और थिक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, और बाहर कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक टास्क तुम्हारे लिए है कि तुम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताना कि एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू, वही सेम रीजन, रीजन वन, रीजन सेकेंड और रीजन थर्ड, और इसे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये जो भी आज आपने पढ़ा इसे नोट कर लो। आई विल मूव इट इनटू स्प्लिट स्क्रीन। ठीक, तो दिस इज स्लाइड नंबर 1, जिसमें हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ठीक है, डन। फिर हमने ड्यू टू हॉलो या सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए करा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फोटो खींच लो। ठीक, फिर हमने किसके लिए करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक, डन। इनसाइड और आउटसाइड, ध्यान रखना आउटसाइड का केस सेम है, इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू आर बाय आर क्यूब, और इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर द सेम। ठीक, एंड इन लास्ट स्लाइड वी हैव डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग थिन शीट। ठीक है, एंड इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिक कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट। थिक प्लेन शीट के लिए और थिक शीट के लिए तीन रीजन बनेंगे, रीजन 1, रीजन 3 और रीजन 2 कौन सा है, इनसाइड। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो, और बाहर पर कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, दिस इज होमवर्क। ये सेम कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें चैप्टर नंबर 2 में बड़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास भी ऐसे होता है, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। वी हैव फिनिश्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब जो भी लेक्चर्स आएंगे दैट विल बी एक्स्ट्रा लेक्चर, जिनमें हम एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करेंगे, विच विल टारगेट क्या बोलते हैं, नीट स्टूडेंट्स एंड जेई एडवांस स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।